हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से प्यारे यूट्यूब चैनल केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में। दोस्तों ये वीडियो हमारा पहला वीडियो है और आज हम लोग अपने क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वह प्रोसेस जिसमें कोई भी नया चीज़ बनता है दूसरे चीज़ की मदद की वजह से, वह प्रोसेस हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है दूसरे सब्सटेंस की वजह से। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट का रीअरेंजमेंट होता है नए सब्सटेंस बनाने के लिए। ये नहीं कि एक ही एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट और बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस केमिकल रिएक्शन में हमेशा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन एक बार हो जाता है उसको सेम चीज़ में लाने में प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसको केमिकल चेंज की वजह से ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होने के कारण जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं पुराने, वो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग नए केमिकल बॉन्ड बनाकर नया सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, जो कि पहले वाले सब्सटेंस के गुण से एकदम उसके अलग गुण होते हैं। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले वाले सब्सटेंस से एकदम अलग प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की वजह से देखेंगे। आइए तब तक इसके पहले मेन दो चीज़ को जानते हैं। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं नया सामान बनाने के लिए, उस सामानों को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो कि हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन लिखे जाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो कि हमेशा इन सब्सटेंस की मदद से बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होती है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हम लोग पाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। तो दोस्तों ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमेशा अलग होती है। मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। जब वो दोनों का रिएक्शन होता है हीट की वजह से फायर लगाने पर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाइट पाउडर बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है इन दोनों से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो हमेशा सिल्वरिश वाइट कलर का एक मेटल है। इसको ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जो मैग्नीशियम होता है वो सिल्वरिश वाइट कलर का मेटल होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो जलाने पे मैग्नीशियम के आता है, वो होता है वाइट कलर का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो इसमें से एक वाइट कलर की फ्लेम निकलती है, जो आपकी आंखों को ख़राब कर सकती है, इसलिए इसको हमेशा दूर से नहीं तो एक काला कलर का चश्मा लगा के जलाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन के वक्त हमेशा तीन चीज़ होते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के कारण जो केमिकल बॉन्ड्स पहले वाले होते हैं वो टूट कर नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इसका मतलब द ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन एंड द न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और तीसरा जो होता है वो होता है कि जो प्रॉपर्टी नए सब्सटेंस की होती है वो हमेशा पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। ये नहीं कि जो पहले वाला सब्सटेंस का एलिमेंट था वो एलिमेंट हट कर दूसरा एलिमेंट आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वही एलिमेंट्स होते हैं, बस उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है और केमिकल बॉन्ड्स टूट के नए केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको पहले हम लोग सैंड पेपर के द्वारा रब करके साफ करते हैं। दोस्तों माफ़ कर दीजिए, यहाँ रब को जगह ट्रैवलिंग लिखा गया, यहाँ रबिंग होगा। तो जो सैंड पेपर के द्वारा हम लोग मैग्नीशियम रिवर को इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि इसके जो लेयर होते हैं उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, वाइट कलर का पाउडर आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर देता है, तो इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग रिमूव करते हैं ताकि इसको हम लोग ईजिली जला सकें। इसलिए दोस्तों इसको साफ कीजिए। ये हमारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी में पूछा गया, उसका आंसर वहाँ पे सस्पेंस रखा गया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ करते हैं सैंड पेपर से, ताकि इसके ऊपर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाइट पाउडर बन गया वो रिमूव हो जाए। चलिए देखते हैं हम दोस्तों कि कैसे हम लोग को ये पता चलेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो चुका है। आइए ध्यान देते हैं। हम लोग को पता करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब अगर गैस का फॉर्मेशन या गैस जब बन जाता है, कैसे जब गैस बना तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। और दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, एक ऐसा सॉलिड, हम लोग आगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये प्रिसिपिटेट होता क्या है। जब कोई सॉलिड बन जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। जब कलर चेंज हो जाता है कोई भी दो सब्सटेंस को मिलाने पे, तब हम लोग समझेंगे कि इन दोनों सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, जब दो सब्सटेंस को मिक्स करने पे या दो से अधिक या कोई भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर लो या डाउन अप होता है,
तब हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। और 5वां, चेंज इन स्टेट। कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्शंस के वक्त अपना प्रोडक्ट में उसका जो स्टेट होता है, उसकी जो स्थिति होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप जानती ही होंगे, इनमें से अगर इनकी स्टेट चेंज हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। आइए इसको डिटेल में ध्यान से देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग को तब पता चलते हैं कि जब गैस का इवोल्यूशन, गैस का फॉर्मेशन होता है, जब गैस बनते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं। तो जब आइए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की वजह से जिंक सल्फेट बनता है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हम लोग की निकल जाती है, मतलब इवॉल्व हो जाती है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है और वो हमेशा निकल गई है। दोस्तों, कभी भी हम लोग हाइड्रोजन को H से डिनोट नहीं कर सकते जब वो सिंगल में रहे, क्योंकि हमेशा गैसियस एलिमेंट्स मॉलिकुलर फॉर्म में रहते हैं। आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस एक एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पर एग्जाम पर्पज़ में आपको कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है उसका और HCl के बीच जो रिएक्शन होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होती है तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसलिए ये भी एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो जाता है। आइए दोस्तों, आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क एक लिया गया है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है, उसके बाद उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स कुछ डाले जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से H2 हाइड्रोजन गैस एक बबल के रूप में निकल रही है उसमें से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगले स्लाइड पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। दोस्तों, द रिएक्शन in which solid substance is formed when which is insoluble in water is called precipitate। ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, जो वाटर में मिल नहीं सकते, वो घुलनशील नहीं होते हैं। देखते हो दोस्तों, कुछ लड़के होते हैं वो अपने दोस्तों में या नए दोस्त लड़के आते हैं स्कूल में, तो कुछ लोग के साथ घुलनशील हो जाते हैं और कुछ के साथ नहीं होते हैं। तो यही इसी तरह ये प्रिसिपिटेट वो लड़का है जो कि क्लास के सबके साथ घुलनशील हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वाटर के साथ कभी वो उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रिसिपिटेट वो चीज़ होते हैं जिनकी जो कभी वाटर के साथ मिक्स नहीं होंगे, वो इनसॉल्युबल इन वाटर हमेशा रहते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड PbI2। आइए हम लोग इसके रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं। 2Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। दोस्तों, ये केमिकल इक्वेशन है, ये आगे आप चलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और उसको ये भी बताऊंगा इसको बनाते कैसे हैं और इसको बैलेंस क्या होता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। आइए हम लोग इसके अलावा भी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट। समझ गए दोस्तों? तो ये बेरियम सल्फेट आप ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और जो ये लीड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। दोस्तों, हम लोग के एग्ज़ाम के फर्स्ट टर्म में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सारे पूछे जा सकते हैं। चांसेस के 50% से ज़्यादा है कि हम लोग में चेंज इन कलर और जो प्रिसिपिटेट या कोई एलिमेंट मेटल है उसके कलर के बारे में पूछ सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नहीं दोस्तों, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाने से पहले हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग को देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में। देखिए दोस्तों, जो प्रिसिपिटेट होता है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने से बनता नहीं है। जो एक्वस सॉल्यूशन को जब आप मिलाते हैं तो प्रिसिपिटेट बनता है। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पे, जो कि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन थे, तो इससे हम लोग को एक प्रिसिपिटेट मिला था। लेकिन अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के बजाय एक गैस और एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, गैस को जब एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो भी प्रिसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। जैसे कि आप हम लोग रिएक्शन में आगे देखते हैं, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
देखिए दोस्तों, आप रिएक्शन में देख सकते हैं CaOH ट्वाइस, ये है लाइम वाटर। इसमें हम लोग सॉरी दोस्तों, CaOH ट्वाइस में मैंने कल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाना भूल गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन, अभी इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम लोग लाइम वाटर CaOH ट्वाइस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होता है। ये एक एग्जांपल होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का, क्योंकि यहाँ पे जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट है जो कि वाटर में नहीं मिल सकता। आइए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। तो आइए चेंज इन कलर पर एक बार ध्यान से देखते हैं दोस्तों। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग तभी पहचान सकते हैं कि वह हो गया है जब उनमें पता चले कि कलर का चेंज होता है। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल्स देखते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक लिक्विड होता है, उससे पास करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है वो ग्रीन कलर में चेंज होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल रिएक्शन तो हो गया और इसने कलर को चेंज कर दिया। आइए हम लोग दोस्तों दूसरे एग्जांपल्स को लेकर देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिट्रिक एसिड। दोस्तों, जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग सिट्रिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है तो वो पर्पल कलर उसका गायब हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ने हिस्सा लिया। तो इसका मतलब जब केमिकल रिएक्शन हिस्सा लेता है तो हम लोग को प्रिसिपिटेट बनता हुआ दिख सकता है, नहीं तो गैस बनता हुआ दिख सकता है, नहीं तो कलर चेंज होता हुआ दिख सकता है। अभी आगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए उसको भी ध्यान से देखते हैं दोस्तों। चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग तब समझेंगे जब उसमें टेम्परेचर के में चेंज आता है। कुछ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है उस वक्त दो चीज़ टेम्परेचर में हो सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर घट जाएगा। ऐसी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात है तो सेम तो रहेगा नहीं, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। तो जब टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हो चुका है। केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग उसको बोलेंगे राइजिंग टेम्परेचर, और अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर घटता है तो हम लोग उसे बोलेंगे फॉल इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है तो वो गिरता हुआ दिखता है हम लोग को, और उसी को हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्विक लाइम और वाटर के बीच जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो स्लेट लाइम बनता है जो कि हीट रिलीज़ करता है। तो जो रिएक्शन होते हैं क्विक लाइम और वाटर के बीच, तो उसमें हीट निकलता है। तो यहाँ पे जब हीट निकलता है तो हम लोग को गर्म होता हुआ महसूस होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसे यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए दोस्तों, जो जिंक मेटल होता है, अभी पीछे हम लोग इसके बारे इसके मेटल के साथ रिएक्शन देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों आइए इसके साथ दूसरे एसिड का रिएक्शन लेके देखते हैं। जिंक को जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जब इन्वॉल्व होता है तो इसके साथ हीट भी निकलता है, जिससे हम लोग को गर्मी महसूस होती है। जब हम लोग उस कॉनिकल फ्लास्क को, जिसमें जिंक के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे एसिड को, उसको टच करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा है मतलब हीट निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है और इसको चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, जिंक मेटल के साथ जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है और चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटल के साथ हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या होता है। तो मेटल के साथ जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग का हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्यों घटता है? अगर आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि कैसे टेम्परेचर घटेगा? आइए इसको भी ध्यान देते हैं। जब गर्मी को हम लोग सोख लेते हैं या ले लेते हैं तब केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर घटता है।
दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपने पानी को ले लिया, पानी पी लिया एक गिलास में, आधा गिलास आपने पानी पी लिया, तो आप ये कहेंगे ना कि इसमें आधा गिलास पानी कम हो गया। इसी तरह दोस्तों जब केमिकल रिएक्शन में हीट यूज़ होता है, एब्जॉर्ब करता है हीट केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन में जब हीट लेते हैं तो हीट तो जाहिर सी बात है कम होगा, मतलब टेम्परेचर भी कम होगा। इसीलिए जिस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या टेम्परेचर कम होता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल होगा चेंज इन टेम्परेचर का। आइए दोस्तों इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल CaCO3 प्लस हीट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट था, ये तो वाटर में कभी मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको हीट करते हैं। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CaO प्लस CO2 हम लोग को देता है। जब हम लोग CaCO3 को तोड़ते हैं तो CaO प्लस CO2 देता है, Ca और O बच जाता है, और जो CO2 गैस होता है ये इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये भी एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। इसमें भी एक गैस फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं CO2। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, MCQ में ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में मिले कि इवोल्यूशन ऑफ गैस और ये चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आइए इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव 2NO। अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जलाते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के जलाते हैं, तो हम लोग को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है जो कि अधूरी जली हुई गैस होती है। तो ये भी दोस्तों इसमें टेम्परेचर हम लोग को घटता हुआ दिखता है, क्योंकि इसमें जलाने में हम लोग को हीट की ज़रूरत पड़ी है, हम लोग गर्मी से इसको जलाए हैं, तो इसीलिए इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। दोस्तों आपको एक एग्जांपल सबसे पहला वाला याद है, हम लोग जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों वो भी एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर का हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग मैग्नीशियम को हीट से जलाते हैं तो इसमें हीट हम लोग को यूज़ होता है, तो मतलब टेम्परेचर घटता है। तो इसीलिए दोस्तों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन was heated, then it produces magnesium oxide, a white colored पाउडर। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल भी चेंज इन टेम्परेचर का हो सकता है। तो दोस्तों इस सब से आपने क्या समझा कि कोई भी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है, या हीट की ज़रूरत पड़ती है या हीट निकलती है, वो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों आप जो ये सब मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको हर पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसको मैंने एकदम सही डिटेल्ड नोट में लिखा है, और ये सब एग्जामिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों हम लोग अगला अपना देखते हैं कि अगला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग देख लें डायग्राम ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे देखिए दोस्तों, जिंक हम लोग कभी का जिंक की बात करते हैं, जेडन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये है जिंक ग्रैनुअल्स। यही जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है जिसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो लंबा वाला टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कैसे वाइट कलर का एकदम स्मोक टाइप का आपको निकल रहा है, ये होता है हम लोग का हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यही था रियल डायग्राम। और दोस्तों द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, ये जो डायग्राम आप दिख रहे हैं इसमें एक हार्ड ग्लास ब्रेकर लिया गया जिसमें क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्विकलाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर कैल्शियम ऑक्साइड में डालते हैं तो वाटर उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम कहते हैं। तो इसमें जब वाटर को क्विकलाइम के साथ मिलाते हैं तो स्लेग लाइम तो बनता ही है, इसके साथ हीट भी निकलती है। इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें इसका एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर का। आइए हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, चेंज इन स्टेट। दोस्तों कुछ रिएक्शंस के वक्त स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब आप कोई एलिमेंट किसी दशा में है तो उससे दूसरी दशा में हो जाता है। जैसे गैस में है तो लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड में है तो गैस में हो जाता है, या सॉलिड में हो जाता है, या सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। कुछ रिएक्शंस
मतलब एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ इसकी डिफिनीशन। कुछ रिएक्शंस तभी पता चलते हैं जब उनके में हम लोग पता चलता है कि स्टेट चेंज हो गया है। फर्स्ट से गैस स्टेट से लिक्विड में हो गया, या लिक्विड से सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में, या सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में। यही जब होता है तो पता चलता है कि चेंज इन स्टेट हुआ है यहाँ पे और ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है पानी। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी तो गैस है, गैस गैस मिलके बन गया पानी। इसका मतलब चेंज इन स्टेट तो हुआ ही है। तो दोस्तों जब भी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है, गैस गैस, दोस्तों देखिए जो ब्रैकेट में मैंने जी लिखा है और एल, ये दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब है क्या और इसका मतलब होता क्या है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा लाइक एम 50 टारगेट है, लाइक एम 50 लाइक मेरा टारगेट है, अगर आप कंप्लीट करवा देते हैं तो इसके सेकंड पार्ट में बनाऊंगा ज़रूर दोस्तों, आप आगे वीडियो को समझें। तो दोस्तों इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि गैस गैस मिलकर लिक्विड बना दिया। आइए इसको दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं। दोस्तों आपको याद है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट वाला, उसमें भी तो लिक्विड को हम लोग मिलाते हैं तो सॉलिड बन जाता है। तो कैसे बनता है, तो आप लोग जानते होंगे, आप बोलेंगे कि प्रिसिपिटेट बन जाता है, वो तो सब वाटर में मिलता नहीं है, वो एक सॉलिड होता है। तो हाँ दोस्तों, उसमें भी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो कोई एक सब्सटेंस भी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो वो भी चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल होता है। देखिए रिएक्शन 2Ki plus PbNO3 twice, PbI2 gives PbI2 plus 2KNO3। PbI2 यहाँ पे लीड आयोडाइड है, लीड आयोड जो हम लोग का येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग येलो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये एक सॉलिड होता है, इसको भी हम लोग चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। मोटिवेट करेंगे क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है। अगर आप मेरे को सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको डिटेल नोट्स बना के दूंगा और अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मदद करूंगा, जिससे आपको फर्स्ट टर्म और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। मैं हर सब्जेक्ट आपको नोट्स बना के दूंगा, जिसकी आपकी डिमांड रहेगी पहले मैं उसका बना के दूंगा। थैंक यू गाइज, लव यू। देखिए दोस्तों, केमिकल इक्वेशन वो तरीका है जिससे हम लोग कोई भी लंबे से रिएक्शन को एक छोटे और सुंदर तरीके में लिख के दिखा सकते हैं, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों कभी कभी मैं आपको दिखा रहा था कि H2 + O2 गिव्स H2O, ये सब मतलब आपको अजब लग रहा होगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग इसको वर्ड्स में बोलते हैं, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर गिव्स वाटर, ये होता है। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा रफली और भद्दा दिख रहा है, मतलब इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है और गंदा दिखता है, अजीब रहता है। इसलिए इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने का तरीका लाए हैं। जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है, हम लोग सिंबल की मदद से या फिर फॉर्मूले की मदद से जब हम लोग उस रिएक्शन को लिखते हैं तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, हम लोग अब लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को बनाने के लिए वाटर। हाइड्रोजन का एलिमेंट, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2 और ऑक्सीजन का होता है O2। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी गैसियस सिंगल फॉर्म में नहीं रहती, वो हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में रहती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से भी ज़रूरी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी गैस सिंगल हो तो उसको मॉलिकुलर फॉर्म में हम लोग H2 या फिर उसको 2 लगा के डिनोट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, क्योंकि मॉलिकुलर स्टेट में है तो वो नीचे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, H2 + O2 गिव्स H2O। H2O होता है वाटर का और H2 होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का होता है O2। तो H2 + O2 गिव्स H2O। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान दिए होंगे कि मैं ऊपर जो इक्वेशन लिखा था 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, तो दोस्तों आखिर मैंने यहाँ और वहाँ दोनों अलग अलग क्यों लिखा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल और वाटर का फार्मूला ये होता है, तो उससे हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाए थे। लेकिन दोस्तों जो हर केमिकल इक्वेशन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस हो। आपने क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा कि जो मास होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रहता है या फिर हमेशा बराबर रहता है दोनों साइड। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग फॉलो करेंगे और इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रोसेस पे जा रहे हैं। बैलेंसिंग,
The process of making the equal number of atoms of different element in the reactant and product is known as balancing. Let's take an example to understand this clearly. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2O. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती हुई दिखी और हीट निकलते हुए, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो देखो ये दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट्स का नंबर देखते हैं कि कितने एटम्स के नंबर हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले लेते हैं नंबर ऑफ Zn एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग को जब बैलेंसिंग करने जाते हैं तो ये चार्ट हमेशा बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, एक साइड हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स, एक साइड लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और एक साइड हम लोग का तो होता है नंबर्स ऑफ Zn एटम और जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ Zn एटम, जिंक के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में, देखिए दोस्तों कितने, जल्दी से गिनिए, एक, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ना उसके नीचे साइड में कुछ भी है। तो एक एटम से Zn के, और प्रोडक्ट में भी Zn एक ही है तो सिंगल, तो दोनों साइड, इन रिएक्टेंट में भी वन है एटम, इन प्रोडक्ट में भी वन एटम। अब देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है। नंबर ऑफ H एटम्स 2। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखते ही बता दिए होंगे कि प्रोडक्ट में 2 है, क्योंकि H के बाद नीचे 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, और प्रोडक्ट में भी देखिए दोस्तों H2 2 एटम है, तो इसका मतलब तो ये हाइड्रोजन दोनों साइड बराबर है। फिर नंबर ऑफ हम लोग सल्फर के एटम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे SO4 जो सल्फेट होता है, आप इसको डायरेक्ट SO4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स हैं वो हमेशा नए केमिकल बॉन्ड्स में बनते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग अलग लिखेंगे। तो जो नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स है यहाँ SO4 है, SO4 में S का मतलब होता है सल्फ़र, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स हैं वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी 1 है। देखिए दोस्तों, S के नीचे कुछ है नहीं है, और उस पूरे फॉर्मूला के आगे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है नहीं दोस्तों, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। और प्रोडक्ट साइड में देखिए तो ZnSO4 यहाँ पे भी 1 दिख रहे हैं S में, तो दोनों साइड 1 हो गए। और नंबर ऑफ O एटम्स, यहाँ देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 4, क्योंकि उसके नीचे साइड में 4 हैं, तो 4 इन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4 हो गया, और प्रोडक्ट में भी उसके 4 हो जाए, रिएक्टेंट साइड भी 4 है, प्रोडक्ट साइड भी 4 है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ना दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। इस हम लोग इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिट बैठ रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड में जितने मास थे उतने मास यहाँ प्रोडक्ट साइड भी होंगे। इसलिए दोस्तों इस इक्वेशन को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइए हम लोग दूसरी इक्वेशन को लेते हैं जिसमें अनबैलेंस्ड हो। दोस्तों आप लोग नोट्स इसको जाके बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप नोट्स नहीं लिखना चाहते, आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इससे बहुत सारा स्लाइड और पेज हो जाता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इन सारे पेज को केवल 3 या 4 पेजेस में ही प्रिंट आउट करवा सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। देखिए दोस्तों, H2 प्लस OT गिव्स H2O। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग इसको बात किए थे केमिकल इक्वेशन में और बोले थे कि ये वाला एग्जांपल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए करेंगे क्या? पहले तो इसको चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। ये तो हम लोग इसका बोल दिया, इसको चेक कैसे करते हैं? तो पहले हम लोग एक चार्ट बनाएंगे इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड, और नंबर ऑफ H एटम्स। H तो हाइड्रोजन का होता है, तो यहाँ पे H के कितने एटम हैं? 2 दोस्तों, यहाँ आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं। और प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ सही बोला आपने, 2 दिख रहे हैं। अब नंबर ऑफ O एटम्स, हम लोग ऑक्सीजन के एटम्स को चेक करते हैं, तो आपको इन रिएक्टेंट्स कितने दिख रहे हैं? ऐसा है कि आप बता सकते हैं? हाँ सही बोले, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हम लोग को दिख रहे हैं। और प्रोडक्ट में, अच्छा दोस्तों आपको तो दिख गया कि एक एटम सी है, वहाँ पे तो 2 एटम नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक फार्मूला। अब दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने H के बाद इतना बड़ा 2 क्यों लिख दिया। दोस्तों मैं छोटा 2 लिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें हो गया, क्योंकि फार्मूला के बीच में कोई भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, फार्मूला के जस्ट सबसे आगे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर है प्रोडक्ट साइड 1। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये इक्वेशन तो हम लोग को अनबैलेंस दिख रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करें? और चलिए दोस्तों, इसको बैलेंस करना मैं आपको सिखाता हूँ, और ये बैलेंस होने के बाद कैसा दिखेगा और बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसकी तरफ भी एक झलक डाल लेते हैं। स्टेप 1 दोस्तों, बैलेंस करने के लिए हम लोग को सबसे पहला एटम एलिमेंट जो होता है चार्ट बनाते हैं। तो हम लोग
लाइन वाइज सारे आइटम्स को लिखते हैं। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले एलिमेंट को केवल टच करेंगे, लेंगे। उसके अलावा दूसरे एलिमेंट को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, उसको भूल जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 हैं। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं। अब अगर आप बराबर हैं तो हम लोग दोनों में से किसी को भी नहीं छुएंगे। अब हम लोग दोनों में से किसी को नहीं छुएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ, दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले स्टेप में एलिमेंट अगर बराबर हैं दोनों एटम तो उनको छोड़ देते हैं और दूसरे एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं। अगर बराबर नहीं है तो पहले एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। वो अभी हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में जब पहला एलिमेंट बराबर है तो हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन तो बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। अब हम लोग का देखते हैं कि एलिमेंट किधर बराबर नहीं है। एलिमेंट हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है रिएक्टेंट साइड में, 1 है प्रोडक्ट साइड में। तो यही देखिए दोस्तों, अगर प्रोडक्ट साइड में 1 एलिमेंट है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, अब ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं आती होगी। चलिए देखते हैं। अगर अब फार्मूला H2O तो पूरे एक में कंबाइन है, और मैंने आपको बताया था फार्मूले के बीच में आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो फार्मूला के हम लोग सबसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो देखिए 2 से हम लोग दोस्तों H2O को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि H2O प्रोडक्ट साइड में और वहीं पे ऑक्सीजन की कमी है। तो 2 से हम लोग ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हाइड्रोजन की तो एटम्स 2 हैं, और जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हाइड्रोजन एटम 4 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक और चार्ट बनाते हैं और चार्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट साइड में 2 होते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया हाइड्रोजन एटम? 4 आ गया। तो हम लोग वहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 आ गए। तो हम लोग उसको भी लिख देते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अभी भी, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों साइड में हर एटम के एलिमेंट्स बराबर, हर एलिमेंट्स के एटम बराबर नहीं हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा स्टेप। अगर एटम को, अगर इक्वेशन को बैलेंस करते हो, कोई दूसरे एटम की जो एलिमेंट पहले से इक्वल थे उसका अगर एटम फिर से अनइक्वल हो जाए तो अब उस एटम को हम लोग दोबारा छुएंगे। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन अनइक्वल हो गया, पहले 2 था तो इक्वल था, लेकिन फिर 4 हो गया तो अनइक्वल हो गया। तो अब हम लोग दोबारा देखेंगे कि किस साइड कमी है। तो हम लोग पिछले चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है रिएक्टेंट में और 4 है प्रोडक्ट में। तो हम लोग रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो H2 है वो अलग है, मतलब ये एक सिंबल है पहले से ही। तो सिंबल में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 था पहले, अब हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4। तो हम लोग का दोनों साइड, दोनों एटम एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन जो बन गया 2H2 + O2 गिव्स 2H2, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोग जान गए कि इक्वेशन बैलेंस हो गया, और इसी तरह हम लोग सारे को बैलेंस करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि हम लोग कोई भी एलिमेंट या फार्मूला के बीच में या नीचे या पीछे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए घुसा नहीं सकते हैं। हम लोग हमेशा उस एलिमेंट के सिंबल के सबसे आगे या फार्मूला के सिंबल के सबसे आगे ही नंबर को रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे दूसरे एटम्स का जो एटम का नंबर है वो गड़बड़ा ही क्यों ना जाए, दूसरे एलिमेंट के एटम का नंबर गड़बड़ा जाए तो हम लोग फिर उसको टच करके फिर उसको सही करेंगे। तो आशा है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। नहीं देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है। आखिर ये इंडोथर्मिक इतना नाम कॉम्प्लिकेटेड याद कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको ये सब चीज़ जो मैं पढ़ाया उसको याद कैसे रखना है। आप सिंपली इन सब का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद पहले दिन सबको पढ़िए। अब दूसरे दिन केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट का वीडियो देखिए, या फिर उसका नोट्स बनाइए। अब पहले दिन वाला पढ़िए, फिर दूसरे दिन वाला पढ़िए। अब तीसरे दिन जाइए, तीसरे दिन में जो लिखे हैं आप पहला दिन पढ़िए, दूसरा दिन पढ़िए, तीसरे दिन का भी पढ़िए। चौथे दिन जो लिखे हैं आप चौथा दिन तो पहला दिन का पढ़िए, दूसरा दिन का पढ़िए, तीसरे दिन का पढ़िए और चौथे दिन का पढ़िए। इससे आपको क्या होगा कि जब आप ये पढ़ते पढ़ते आप 10वें दिन जाएंगे तो जो पहला दिन का आप पढ़ेंगे आपको वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप उसको देख के बोल देंगे कि लो याद हो गया। तो इससे आपको नेम वेम सब कुछ ईजिली याद हो जाएगा, आपको ये सब मालूम चल जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट को एब्जर्व करते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब आपको तो याद आ रहा होगा चेंज इन टेम्परेचर में हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ दोस्तों, जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर घटती है, और जब टेम्परेचर घटती है तो हम लोग उसी को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, पीते हैं, खाते हैं। जो जैसे पानी को पी लेते हैं तो हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर घट जाता है। उसी तरह यहाँ पे हीट ये लोग खाने की तरह रूप में यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में हमेशा हीट को लिया जाता है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 गिव। हम लोग जब CaO और CO2 मिलता है, जब इसको हीट करते हैं तो इसमें इस रिएक्शन में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्मी से जलाए हैं। जलाने की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को एक प्रिसिपिटेट मिलता है, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर तो इसने खा लिया, पी लिया, या फिर यूज़ कर लिया टेम्परेचर। तो हीट को यूज़ कर लिया तो टेम्परेचर इसका घट जाता है। तो जब टेम्परेचर घटा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप कहीं सवाल लगा रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आया कि इसमें हीट यूज़ हुआ है कि हीट रिलीज़ हुआ है, तो आप दोस्तों हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हीट इसमें रिलीज़ हुआ है या यूज़ हुआ है। इसकी जगह आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है। अगर टेम्परेचर घटा है तो ये एंडोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो एक्सोथर्मिक है। इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, मतलब हीट निकलेगा तो आपको महसूस होगा कि गर्मी है, हाँ मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका मतलब वो रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाते हैं, हीट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, हीट को रिलीज कर उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, Zn प्लस H2SO4। दोस्तों, ये Zn आपका दिमाग सर खा गया होगा, ये रिएक्शन बार बार आ जाए। लेकिन दोस्तों, आप ये रिएक्शन अगर बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है, ये हर जगह कई चीज़ में काम आता है। देखिए दोस्तों, Zn प्लस H2SO4, Zn को जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को मिलता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, आपको याद होगा। और ये हीट देता है। जब आप इसको कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं तो आपको महसूस होता है कि गर्मी दे रहा है। आप चेंज इन टेम्परेचर में भी एग्जाम्पल को देखे थे कि गर्मी दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये गर्मी निकलता है, मतलब टेम्परेचर निकलता है, तब हम लोग समझ जाते हैं कि एक्सोथर्मिक है। तो दोस्तों, एक्सोथर्मिक में ये जरूरी नहीं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में ये जरूरी नहीं कि हीट ही निकले। अगर एनर्जी किसी तरह की भी निकल रही है तो वो भी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ही होता है। अगर दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, रेस्पिरेशन आखिर कौन सा प्रोसेस है। तो दोस्तों रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग चीज़। जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में हम लोग एयर को हमेशा अंदर लेते हैं, उसके बाद वो हम लोग ब्लड के द्वारा सारी ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाती है और सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। तो आप क्लास 9 में पढ़े जरूर होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मदद से ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जो कि एनर्जी होती है। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी है। हर चीज़ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और हर चीज़ जिसमें एनर्जी की यूज़ होती है वो इंडोथर्मिक होता है। क्या दोस्तों, आप कभी सोचे कि क्यों इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंज इन टेम्परेचर से अलग क्यों है? हाँ दोस्तों, ये अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हीट ही केवल नहीं यूज़ होता, यहाँ पे केवल एनर्जी की यूज़ होती है। हीट एक तरह का एनर्जी है, हर तरह की वो एनर्जी जिसका ज़रूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को करने में, वो होता है इंडोथर्मिक। और वो हर टाइप का एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो चेंज इन टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक में यही अंतर होता है कि चेंज इन टेम्परेचर में केवल हीट निकलता है और हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आपको अगर आंसर ना मिले तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर पक्का दे देंगे। लाइक एम है 50 लाइक्स। दोस्तों आप टारगेट कंप्लीट करवा दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो इसका सेकंड पार्ट बनाऊं। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी, इन सब का अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि अभी मैं किस चीज़ का अगला वीडियो बनाऊँ, और मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा।
दोस्तों इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना के आऊँ। थैंक यू गाइस। इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं।